कायापुर गांव में शीतल अपने 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सौंदर्या था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और छोटी बेटी का नाम दर्पण था। दोनों बेटियां शीतल की अपनी बेटी थी, लेकिन फिर भी शीतल दोनों बेटियों में फर्क करती थी। शीतल बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। शीतल की बड़ी बेटी सौंदर्या बिल्कुल उसी की तरह थी और वो दिखने में खूबसूरत भी थी, इसलिए शीतल अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार करती थी। वहीं दर्पण बहुत ही सीधी साधी और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। एक दिन शीतल अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। दोनों बहनें आती है। क्या हुआ मम्मी? मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ और आपने बुला लिया। 15 दिन बाद मेरे भाई की बेटी की शादी है तो मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी है। अरे वाह मम्मी, यानी इतने सालों बाद आखिरकार मुझे भी शॉपिंग करने का मौका मिल गया। तुझे क्या लगता है कि तुझे मैंने यहाँ अपने साथ शॉपिंग ले जाने के लिए बुलाया है? शॉपिंग के लिए तो कल मेरे साथ सौंदर्या जाएगी। तुझे बस ये बताने के लिए बुलाया है कि हमारे जाने के बाद घर का अच्छे से ध्यान रखियो। क्यों मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? चलो ठीक है, आप मुझे शॉपिंग मत करवाओ, लेकिन मामा के घर तो लेकर जाएंगी ना? नहीं, तू वहाँ भी नहीं जाएगी। मैं सौंदर्या को अपने साथ लेकर जहाँ भी जाती हूँ उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ होती है। तुझे कहीं ले जाने में मेरा क्या फायदा? चुपचाप से घर में बैठ। उसके बाद शीतल सौंदर्या से कहती है, बिटिया तू अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जा। कल जल्द ही हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है मम्मी। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने कमरे में चली जाती है। दर्पण अपने मन में सोचती है, ये कैसी मम्मी है? आजकल तो मैंने सुना है कि कोई सौतेली माँ भी अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करती है जितना मेरी अपनी मम्मी मेरे साथ करती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ही घर में अलग सा लगता है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कहीं और जा भी नहीं सकती हूँ। अगर किसी को बताया तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि कोई सगी माँ अपनी बेटियों के साथ ऐसा तो करती नहीं होगी। इस तरह दर्पण अपनी मम्मी के सारे बुरे व्यवहार सहती थी। अगले दिन शीतल दर्पण को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर दर्पण शीतल के कमरे में जाती है। मम्मी, आपने मुझे बुलाया। वैसे अभी तक आप लोग शॉपिंग करने नहीं गए? हाँ, जा ही रहे हैं। तुझे इसलिए बुलाया है कि जाकर कुएं से पानी ले आ। लेकिन पानी लाने का काम तो आपका है। कुआं जंगल में है और मैं कभी नहीं गई हूँ। तो अब जा। और हाँ, मुझे मेरा काम बताने वाली तू होती कौन है? अब से पानी लाने का काम भी तेरा ही है। घर के काम हो ही गए हैं, जाकर पानी ले आ। दर्पण पानी लेने चली जाती है। दर्पण के पास 2 मटके थे। थोड़ी देर बाद दर्पण जंगल में पहुंच जाती है। दर्पण अपने दोनों मटके कुएं के पास रखती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। ये तो कुछ नदी या झरने जैसी आवाज आ रही है। इस जंगल में नदी और झरना, मुझे देखना चाहिए। इतना सोचकर दर्पण थोड़ा आगे बढ़ती है। अरे, मैं मटकी छोड़कर क्यों जा रही हूँ? अगर मटकी चोरी हो गई तो मम्मी मेरा बहुत बुरा हाल करेंगी। उसके बाद दर्पण अपनी दोनों मटकी लेकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक झरना दिखाई देता है। यहाँ तो झरना है, पर मैंने तो कभी इसके बारे में किसी से नहीं सुना। पर ये झरना बहुत सुंदर है, मैं पास जाकर देखूंगी। उसके बाद दर्पण झरने के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी दोनों मटकी वहीं रख देती है। दर्पण को झरना निहारने में बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ एक परी आ जाती है। क्या कर रही हो तुम मेरे झरने के पास? परी? हाँ, परी हूँ मैं। अब बोलो भी। मैं यहाँ पर झरना देखने आई थी। तुम घने जंगल में सिर्फ झरना देखने आई थी? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ कुएं से पानी लेने आई थी। तभी मुझे कुछ आवाज आई तो मैंने यहाँ आकर देखा, फिर मुझे ये झरना मिला। इस जंगल में तुम्हें पानी लेने के लिए किसने भेजा? मेरी मम्मी ने। यहाँ पर तुम्हें जान का खतरा भी हो सकता था, फिर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ कैसे भेज दिया? क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी मम्मी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। हाँ, करती होंगी, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो मेरी सगी मम्मी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन की तरह खूबसूरत नहीं हूँ ना।
और तो और मैं अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी और बहन दोनों ही ऐसा करते हैं, इसलिए वो दोनों मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। अच्छा, वैसे परी, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बोलो। क्या ये झरना आपका है? हाँ, ये मेरा झरना है और ये कोई मामूली झरना नहीं है, इसे मैंने बनाया है, तो जादुई तो होगा ही। जादुई? कैसे? यही कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ये झरना फल देता है। तुम्हारे पास 2 मटकियां हैं ना, उसमें से एक मटकी उठाओ और झरने में डाल दो। तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से तुम्हारे मटकी में कर्मों का फल आ जाएगा। दर्पण एक मटकी उठाती है और झरना में डाल देती है। उसके बाद दर्पण मटकी बाहर निकालती है। उसकी मटकी में बहुत सारे हीरे थे। ये देखकर दर्पण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या सच में मेरी मटकी में इतने सारे हीरे हैं? हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारे कर्मों का फल ये है। परी, आपका बहुत धन्यवाद। ये तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब मैं चलती हूँ। मेरे पास पानी भरने के लिए एक ही मटकी है, मैं उसमें ही पानी भरकर घर जाती हूँ। दर्पण बहुत खुश थी। वो एक मटकी में पानी भरकर घर आ जाती है। उसे घर आने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए शीतल गुस्से से कहती है, हम शॉपिंग करके आ गए और तू अब आई है? कहाँ थी अब तक? कहीं कोई गलत संगत में तो नहीं लग गई? नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो। दरअसल आज कुएं पर और भी लोग पानी भर रहे थे। वहाँ ज्यादा लोग पानी भरने नहीं जाते हैं। झूठ बोल रही है तू मेरे से। दोनों मटकियाँ दिखा, पानी भरकर लाई है कि नहीं? दर्पण एक मटका दिखा देती है, लेकिन दूसरा मटका नहीं दिखाती है, क्योंकि उसमें हीरे थे। दूसरा मटका क्यों नहीं दिखा रही है? उसमें पानी भर के नहीं लाई क्या? दिखा मुझे। ये बोलकर शीतल दर्पण से मटका छीनने लगती है। तभी अचानक मटके से सारे हीरे बाहर आ जाते हैं। ये देखकर शीतल बहुत हैरान होती है। इतने सारे हीरे? तुझे ये सब कहाँ से मिले? जल्दी बता, वरना बहुत पिटाई करूंगी। दर्पण शीतल को सब कुछ बता देती है। जो तू कह रही है अगर ये सच है तो मैं सौंदर्य को भी मटका लेकर वहाँ भेजूंगी। उसके बाद शीतल सौंदर्य को आवाज लगाती है। सौंदर्य वहाँ आती है। सौंदर्य, तुम्हें जंगल के झरने के पास जाना चाहिए। तुम वहाँ ये 2 मटकियाँ लेकर जाओ और दोनों मटकी में हीरे भर कर ले आओ। लेकिन मम्मी, सौंदर्य दीदी को हीरे नहीं मिल सकते हैं। अगर तुझे मिल गई तो उसे क्यों नहीं? वो तो वैसे भी इतनी खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती से ही उसे हीरे मिल जाएंगे। उसके बाद सौंदर्या 2 मटकी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो जंगल पहुंच जाती है और झरना ढूंढती है। उसे झरना मिल जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। बिटिया, क्या तुम मुझे झरने में से थोड़ा सा पानी दोगी? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं यहाँ पर हीरे लेने आई हूँ, ना कि आपको पानी पिलाने। खुद के हाथ पैर चल रहे हैं तो पानी पी लो, वरना जाओ यहाँ से। मैं आपकी नौकरानी नहीं जो आपके काम करूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूँगी तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इतना बोलकर सौंदर्या झरने की तरफ बढ़ती है और अपनी दोनों मटकियाँ झरने में डालती है। उसके बाद सौंदर्या झरने में से मटका बाहर निकालती है और बिना देखे घर आ जाती है। मम्मी देखो, मैं दोनों मटकी में हीरा लेकर आ गई हूँ। शीतल और दर्पण वहाँ पर आती है। आ गई बिटिया, चल अब सारे हीरे बाहर निकाल। उसके बाद जैसे ही सौंदर्या हीरे निकालने की कोशिश करती है, उसके हाथ में एक बड़ा सा सांप आ जाता है। सौंदर्या बहुत जोर से चिल्लाती है और दोनों मटकियों में से सांप निकलकर बाहर आता है। दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है। मम्मी, सांप! लेकिन मैं तो हीरे लेने गई थी, फिर ये सांप कैसे आया? तभी वहाँ पर परी आ जाती है। मूर्ख लड़की, जहाँ से तू हीरे लेने गई थी वो मेरा ही झरना है। उस वक्त जो बूढ़ी अम्मा तेरे पास आई थी वो मैं ही थी। तुझे देखकर ही मैं समझ गई थी कि तू अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए मैंने तेरी परीक्षा लेने की कोशिश की थी। वो झरना कर्मों के हिसाब से फल देता है और ये सांप तेरी ही कर्मों का फल है। नहीं परी, मुझे माफ कर दो। अब मैं हमेशा के लिए सुधर जाऊंगी। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। तुम इतनी घमंडी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही है। सगी माँ होकर दोनों में भेदभाव किया है।
दर्पण के साथ तुम दोनों ने बहुत बुरा किया है, इसलिए तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। परी, मैं समझ गई हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हमें माफ कर दो। अब मैं कभी भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं करूँगी। नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उसके बाद दर्पण परी से कहती है, परी, मेरी मम्मी और दीदी को माफ कर दो। मुझे इनकी बातों में सच्चाई लग रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ आज के बाद ये दोनों मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। परी दर्पण की बात मान लेती है और दोनों सांप लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से शीतल और सौंदर्या दर्पण के साथ अच्छे से पेश आने लगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दर्पण अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने 2 लड़के और 2 लड़कियों को अपने सीने से लगाकर बैठी होती है ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड ना लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? शांति के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे श्याम के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या श्याम? श्याम उठ जा बेटा। हे भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। शांति अपने बेटे श्याम को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखो, पहले पर्ची बनवाओ, उसके बाद फीस भरो, फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चे के बलबूते पर चलता है, न कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर शांति को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद शांति अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे श्याम के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया गया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। शांति को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा श्याम होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जा मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगाकर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी शांति रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? शांति अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते शांति अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ, देखो ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी, लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। विशाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर शांति की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में शांति को होश आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए ये कंबल ले जाओ, कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। शांति रागिनी से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहाँ बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते हैं।
अब हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है, आज हम यहीं रुकेंगे। शांति उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद शांति ठंड में पूरी रात उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शांति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ माँ उठो माँ, विशाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। शांति के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और शांति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी शांति के इलाज का पैसा भी देता है। आखिरी माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, अब चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए। चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर आप ना होते मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है। शांति हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर पवन को बहुत खुशी मिलती है और पवन शांति से कहता है, आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं पता है आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। पवन शांति और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद शांति पवन और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले पवन को परोस देती है। जी लीजिए, खाना खा लीजिए। शांति, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आओ, तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आप खाना खा लीजिए, जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए। मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो, हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर शांति बहुत खुश होती है, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और पवन के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन शांति पेट भर के खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद शांति कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों चलो आओ, मैं तुम सबको लोरी गाकर सुला देती हूँ। शांति अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही पवन उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो शांति से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं सो सकता हूँ तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। पवन चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहाँ सुला देता है, जिसके बाद शांति पवन से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो शांति। मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ, समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पवन शांति के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से शांति और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नई मोड़ से शुरू होती है और शांति अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।